अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2022 पर एफबीआर की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी क्या है और जो टैक्स में नई तरामीम की गई हैं उन पर टैक्स दहंदगान पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, मौजूदा हालात में हुकूमत को डॉलर की ज़रूरत है, क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताकि टैक्स अहदाफ भी पूरे हों और IMF से पैकेज भी लिया जा सके, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ाहिद अतीक चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। जो मौजूदा हालात में मुआशी इमरजेंसी का एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला हुआ है जिसकी हुकूमत भी वजाहत कर रही है, ऐसा नहीं है, आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा है? यूबी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करके शुरू की बात अपनी। एक्चुअली इस वक्त हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान एक मुआशी लिहाज से बहुत ही बड़े बहरान से गुज़र रहा है। हमारा मसला है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है और उन डॉलर्स के जो हमें जो हासिल होते हैं एक्सपोर्ट से या फॉरेन रिमिटेंस से, उसमें भी कमी आ रही है। इसके साथ साथ जो इंपोर्ट्स बिल हैं और जो इंपोर्ट की अदायगी हैं उनकी जो शरह है उसमें इजाफ़ा हो रहा है और ये जो गैप है ये हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। ये जो आपने सवाल किया कि कोई ऐसी इमरजेंसी लगने की तरफ जा रही है, तो बुनियादी तौर पे तो जो ज़िम्मेदार अफराद हैं, जिस तरह मिनिस्टर साहब खुद हैं या उनकी मिनिस्ट्री है डार साहब की, उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि हुकूमत के इस वक्त ऐसी कोई सोच हुकूमत के हलकों में नहीं है और उन्होंने इस बात की भी वजाहत की कि इस वक्त जो है ऐसी कोई मुल्क की हालात नहीं है कि हम इस एमरजेंसी की तरफ फौरी तौर पर जाएँ। लेकिन इस बात को आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसकी चंद एक वजूहात हैं। और जो कारोबारी अफराद हैं और जो हमारे इस वक्त बिज़नेसमैन हैं वो पिछले चंद दिनों से बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। आपकी जो टीवी की मेन स्ट्रीम है वहाँ भी जो टॉप आपके प्रोग्राम्स हैं उनमें भी ये बात हुई कि लेटर ऑफ क्रेडिट के ओपनिंग के हवाले से कारोबारी अफराद को इस वक्त बड़ी मुश्किलात का सामना है। जी, ख़ास तौर पे इंडस्ट्री जो है वो अपने जो मशीनरी के पुर्जाजात, जिसे हम ऑटो पार्ट्स कहते हैं, या जो मशीनरी के चीज़ें हैं या जो रॉ मटेरियल्स हैं, मेडिसिन की चीज़ें हैं, एनर्जी की चीज़ें हैं, जा रहे हैं, तो उनको लेटर ऑफ क्रेडिट की क्लियरेंस नहीं मिलती स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। ऑफ द रिकॉर्ड जो है बैंक्स डॉक्यूमेंट्स को लॉन्च करने में हमारी मालूमात के मुताबिक 10-12 दिन तक का टाइम ले रही हैं। कंसाइनमेंट आ जाती है, बिजनेसमैन को उसके डैमेजेस देने पड़ रहे हैं, बैंक के पास डॉलर ना होने की वजह से डॉक्यूमेंट्स की ताख़ीर है आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलने में। चूँकि 10 दिन तक डॉक्यूमेंट नहीं मिलते, वो शिपमेंट्स क्लियर नहीं हो पाती, तो पोर्ट के जो डैमेजेस और ड्यूटीज़ और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो बिज़नेस की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ा रही है। जी। ये जो परेशानी है अब ये डबल होती जा रही है इस लिहाज से कि गवर्नमेंट के यहाँ जो कंसाइनमेंट्स आई हुई हैं पोर्ट के ऊपर, उनके डॉक्यूमेंट्स को किसी ना किसी टेक्निकल जो है वो टेक्नलिटीज़ के ऊपर रख के, इसका सर्टिफिकेट नहीं है, इसकी आप देखते होंगे पोल्ट्री वालों के आए दिन इश्यूज अखबार टेलीविज़न में आने शुरू हो गए, सोयाबीन के ट्रक वापस चले गए हैं सर, चले गए हैं। और इसी तरह से जो है आपके बेशुमार जो बिजनेसमैन अपनी लेटर ऑफ क्रेडिट के वाले से हैं परेशान हैं। इसकी मैं आपको बुनियादी एक वजह बताता हूँ कि इस वक्त डॉलर हमारे मुल्क में जो ओपन मार्केट में तकरीबन 245-246 का ट्रेड हो रहा है। जी। और बैंक के पास प्राइस है 245। ये 20 रुपए का जो गैप है सर, ये आपकी ओवरसीज पाकिस्तानी को अट्रैक्ट करता है। जो रिमिटेंस थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल भी जो आते थे वो किसी ना किसी हुंडी के जरिए 10 रुपये उसमें ज़्यादा है, 20 रुपये सर हवाला हुंडी से। और चूंकि मार्केट में डिमांड है तो हवाला हुंडी का काम करने वाले अफराद जो हैं वो दोबारा, जो बिल्कुल सर्द खानों में चले गए थे, वो दोबारा एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने बढ़ चढ़ के ये काम शुरू कर दिया है। 20 रुपये का फ़र्क जिस 1000, 1500, 2000 डॉलर कमाने वाले आदमी के लिए ये 20 रुपये का गैप बहुत अट्रैक्टिव है। इससे गवर्नमेंट को दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो आप समझिए कि आपकी रिमिटेंस नीचे जा रही हैं और इसके साथ साथ जो है वो जो रिपोर्टेड ट्रांजैक्शंस है वो हमारा जो ऑफिशियल एक बड़ा अच्छा एक बैलेंस शीट बन रहा था वो भी ख़राबी की तरफ जाना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ आपका बहुत बड़ा इशू आ रहा है जो अफगानिस्तान से लैंड रूट के थ्रू इम्पोर्ट है। अफगानिस्तान से आपकी कोल की इंपोर्ट जो है वो, उसके लिए कोई पेमेंट का इस वक्त मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। जो इंडस्ट्री है, आपका पावर सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, आपकी पेपर इंडस्ट्री है, जितने भी कोल इस्तेमाल करने वाले यूनिट्स हैं, दे आर फीलिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एट द टाइम। उनको पेमेंट की अदायगी के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं। बॉर्डर के ऊपर क्रॉस बॉर्डर करने के लिए पेमेंट की जाती है इन कैश। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली तो बुक्स में वो कैश दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करता चलूँ कि खबरें इस किस्म की हैं कि बाज़ार से डॉलर ख़रीद के बॉर्डर पे डॉलर दिए जाते हैं तो कंसाइनमेंट वहाँ से क्रॉस होता है। ज़ाहिद अतीक चौधरी साहब, मिफ्ताह इस्माइल साहब ने इसका बरमला इजहार किया था
हमने इम्पोर्ट बंद किए हैं, लेकिन वो जो जिन चीज़ों की हमने बंद की हैं वो चीज़ें डबल हैं मार्केटों में। इसका मैं असमंजस जो है उस पर वो काबू नहीं पा सकते। दूसरा 84, 85 के जो केसेस इल्तवा के शिकार थे, वज़ीर ख़जाना साहब कई दफ़ा उस पर अपना बयान दे चुके हैं। मैंने वो हम 1 लाख तक सीज कर दी है, लेकिन $7,000 वाले उनको भी नहीं मिल रही। केस इसमें खेल देखिए रहे। यूबी साहब, और 31 बिजनेसमैन दिसंबर से ने- फिर वो कहा जा रहा है जी हाँ, अब तीनों जो इम्पोर्ट हैं उन पर पाबंदी लगाई जा रही है 3 माह के लिए। मैंने आपका पॉइंट ले लिया। एक्चुअली देखें, चूंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, जी जी तो बिजनेसमैन ने अपना कारोबार बंद नहीं करना। बिजनेसमैन जो है वो इसी मार्केट को, जो मैं आपको बता रहा हूँ, हवाला हुंडी की और ये जो ग्रे मार्केट है, इसको यूज़ करते हुए वेंडर्स को अपनी पेमेंट भेज रहे हैं और कैश पेमेंट की बुनियाद पे अपना माल मंगवाना उन्होंने शुरू कर दिया है। बैंक के जरिए पेमेंट का काम ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि हुंडी का कारोबार अब वेंडर से वो फ़रोग पाएगा। जी, वेंडर से वो बेशक अपना क्रेडिट का एक एग्रीमेंट लिख लेते हैं फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, 120 दिन का क्रेडिट या 180 दिन का क्रेडिट कंसाइनमेंट को क्लियर कराने के लिए। लेकिन अगर इस बात को आपके प्रोग्राम में ना किया जाए तो इस मुल्क की इकानमी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। जी जी, कोई शक नहीं है। बिजनेसमैन जो है उन्होंने अपना पैसा हवाला हुंडी से बैरून मुल्क भिजवाना शुरू कर दिया है और अपनी कंसाइनमेंट्स को क्रेडिट के नाम पे सो फार मंगवाना शुरू कर दिया है। असल ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट को कैटेगरीज बनानी चाहिए कि कौन सी कैटेगरीज ऐसी हैं, जिस तरह बात चल रही है कि प्याज, लहसुन और इस किस्म की चीज़ों की, अदरक की कंसाइनमेंट स्पोर्ट पे खड़ी हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी डोमेस्टिक सफिशेंट है प्रोडक्शन और आपकी इन्वेंट्री जो है वो इस काबिल है कि वो आपकी लोकल मार्केट को सैचुरेट कर सके, को प्राइसेस की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना आ जाए उसको बंद करने से, तो आपको उन चीज़ों के पीछे जाना है जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। सही कह रहे हैं। अभी भी मैं समझता हूँ कि बेशुमार इंपोर्ट्स कमर्शियल इस किस्म की हो रही हैं जिनकी शायद ज़रूरत नहीं है। पिछले माजी में हमने जो एक बहुत बड़ी गलती की, जिसका आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने किसी फोरम पे कुछ बहुत ज़्यादा इजहार किया हो, वो है सर आपका एनालिसिस कि किस सेक्टर की क्या डिमांड है, जी जी, किस सेक्टर के क्या गैप्स है। ये सेक्टर वाइज स्टडी की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि हर सेक्टर को चलाने के लिए एसेंशियल इंपोर्ट्स उनके मसाइल क्या है, उनकी सप्लाई क्या है, उनकी डिमांड क्या है। कमर्शियल इंपोर्ट्स और जो कमर्शियल ट्रेड है, इसको रोकना हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है। और वो इंपोर्ट्स जो कि गैर ज़रूरी नॉन एसेंशियल आइटम्स की चीज़ें हैं, या किसी ट्रेड के अंदर अब पैनिक की वजह से लोग 4 महीने से 5 महीने की फॉरवर्ड इन्वेंट्री रख के चल रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट आएगी जी, तो ये जो ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का टेम्परेरी कंट्रोल है ये निकलेगा और ये डॉलर फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। तो लोग अपने पास फॉरवर्ड इन्वेंट्री 3 महीने की, 120 दिन की, 5 महीने की रख के चल रहे हैं। एक एस्पेक्ट तो हो गया ये। दूसरा एस्पेक्ट नज़र आ रहा है आपका यूक्रेन की वॉर का। यूक्रेन की वॉर का जो रिवर्स बैक इम्पैक्ट है वो हमारी इकॉनमी पे अब तेज़ी से आना शुरू हो गया है। सारा यूरोप हम जानते हैं कि इस वक्त रिसेशन में है। रिसेशन से मुराद ये होता है कि परचेजिंग पावर्स कम हो जाती है, इकनॉमिक एक्टिविटी श्रिंक हो जाती है और गैस के ना होने की वजह से उनकी इंडस्ट्री नहीं चल रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोज़गारी है, हुकूमतों पे बोझ बढ़ रहा है। तो वहाँ जब डिमांड कम होगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स ने अल्टीमेटली कंप्रोमाइज़ होना ही होना है। टेक्सटाइल ही आपकी एक मेन एक्सपोर्ट है और जिस पे आप डिपेंड कर रहे हैं, या इस तरह से जो 5 सेक्टर्स हैं जिस पे आप मेनली डिपेंड कर रहे हैं, इसमें एक डिप आनी है। ये डिप 20 to 25% तक की हो सकती है और हम ये समझते हैं कि हमारी इकॉनमी इस वक्त अगर एक्सपोर्ट के अंदर 10, 15, 20% की डिप आए तो उसे अफोर्ड करने की पोजीशन में हम बिल्कुल नहीं आए। तीसरा, आपने फ्लड का बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त किया। $30 बिलियन का जो है वो नुकसान हुआ है, लेकिन इस हुकूमत की उस तरह से कोई हमें एक्टिव इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं दी जा सकी, रिपोर्ट नहीं बनाई जा सकी, अभी तक कुछ भी नहीं। जो डिज़ास्टर्स होते हैं ये आपके मुल्कों की हिस्ट्रीज के अंदर आपके लोन की रीस्केबल, आपकी डेट की रीस्केबलिंग, आपके जो डोनेशन फंड, स्पोर्ट्स, इसके ऊपर दुनिया बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। चूँकि अनफॉर्चुनेटली हमारे इस वक्त पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट की तवज्जो और चीज़ों की तरफ है और या वो मैं समझता हूँ कि इतनी वो उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उतनी फोर्स के साथ दुनिया के सामने जा सकते। लीडरशिप जो है वो अपने मसाइल में उलझी हुई है और असल मसाइल सियासी अदम इस्तेकाम के हैं, जिसकी वजह से कुछ और एक ऐसी हुकूमत जिसकी कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन हो। अच्छा, ये जो इस तरह का इम्पैक्ट है कि ये हुकूमत साजिश से आई है, ये हुकूमत साजिश से गई थी और इनके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है, तो ऐसी गवर्नमेंट्स के पास पॉलिसी नहीं होती। और अगर पॉलिसी होती
होती है तो वो अपने इंटरेस्ट की होती है, अवाम के इंटरेस्ट की नहीं चौधरी साहब देखिए ना, वो ये 4.9% पे IMF से कर्जा लिया गया। डोनर एजेंसी जो 1% ज़्यादा से ज़्यादा तारीख में 2% रहे, अब 4.9 पे लिया गया। अब जो कमर्शियल बैंकों से कर्जा लिया है हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने, वो 17% पे लिया है। ये तारीख का हाईएस्ट है। अयूबी इसाक डार साहब पहले भी आए थे, जब भी 18% तक इन्होंने कर्ज सख्त शरात पे लिए थे। इसलिए तो मुल्क फिर हम, इसका मतलब हम डिफॉल्ट की तरफ। देखिए, मैंने आपको ये अर्ज किया अयूबी साहब, जब हमारे पैसे वापस करने की जो कमिटमेंट है वो हमारी बैलेंस शीट से नज़र नहीं आ रही। जी जी। और हमारे जो फिगर्स हैं वो कोई भी मुल्क हो, अदारा हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई डोनर एजेंसी हो, वो किसी भी मुल्क को पैसे यूं नहीं देते। जी हर जी। हर हर प्रोग्राम के लिए एक SOP होता है। जी जी। तो इस वक्त हमारी जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही पुअर है। और हम ये समझते हैं कि कोई भी डोनर एजेंसी, चूँकि पाकिस्तान इज़ ए रिस्क कंट्री, और यहाँ पे हसन भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, चूँकि ही इज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये समझते हैं कि जो रिस्क क्लाइंट होता है तो उसके साथ जो है वो बड़ा देख के मामला किया जाता है, चाहे वो डोमेस्टिक बैंक हो चाहे इंटरनेशनल बैंक। सही कह रहे हो ज़्यादातर चौधरी साहब। हुकूमत ने इस दफ़ा सुपर टैक्स भी लगाया, 4C अमीरों से टैक्स लिया जाएगा, CVT लगाया। ये सारी चीज़ें लगाने से हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ, और मार्केट के जो टैक्स लगाने उन पर उनके असरात क्या हुआ? अयूबी साहब, ये जो बजट पेश हुआ ना जी, एक तो आपने खुद फरमाया कि ये 13 जमातों का जो है एक वो माइंड था। एक्चुअली चूँकि इस गवर्नमेंट के पास एक ही साल था तो इन्होंने फैसला ये किया, और सामने IMF का प्रोग्राम था। जी जी। IMF की इनके सामने जो डिमांड्स थी वो ये थी कि जनाब आपने बजट को इतने % इंक्रीज़ करना है, और इसके साथ आपने डायरेक्ट टैक्स का जो पोर्शन है उसको बढ़ाना है। इनडायरेक्ट टैक्स करने से जो है वो आम आदमी का इस्तेसाल होता है। अब हमारी जो टैक्स की टोटल रेवेन्यू है, जो बास्केट है, उसमें अनफॉर्चुनेटली इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह बढ़ती चली जा रही थी। अगर आप प्रोजेक्शंस की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा नज़र आना शुरू हुआ था, लेकिन उस डायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर आप विंडो खोल के देखें तो पता चलता है कि ये भी सारा विद होल्डिंग टैक्सेस से आ रहा है, इन फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है। तो उसमें पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन जो डायरेक्ट फॉर्म में थी वो नहीं थी। सही है। तो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम 3 नए टैक्सेस लेके आएंगे जो डायरेक्ट टैक्स की मद में होंगे, और उसके फिगर्स बनाए गए, और IMF को सेटिस्फाई किया गया कि इस तरह से हम 400 अरब रुपए मज़ीद इकट्ठा कर लेंगे जो हमारा गैप है। उसके अंदर 7E का कानून था जो हसन साहब ने बड़ी डिटेल से आपको बताया। CVT है जो कि फॉरेन एसेट्स, जो रेजिडेंट लोगों के फॉरेन एसेट्स अगर 100 मिलियन से ज़्यादा हैं तो उनको 1% CVT देनी होगी। इसके साथ साथ सुपर टैक्स लेके आया गया। सुपर टैक्स कहा गया कि ये जो हाई एंड इनकम लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, वो कंट्रीब्यूट करें और कमज़ोर लोगों का सहारा बने। 15 करोड़ रुपए से ये शुरू होगा, 1%, 20 करोड़ 2, 25 करोड़ 3, और 30 करोड़ से ज़्यादा वाले जो होंगे उसको 4% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपनी आमदन का, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ 10 सेक्टर को शॉर्ट लिस्ट किया गया, जिसमें सीमेंट सेक्टर, बेवरेजेस, ऑयल सेक्टर, और भी इस तरह के 10 जो सेक्टर्स थे, उनको कहा गया कि अगर आप 300 मिलियन यानी 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाएंगे तो आप एक साल के लिए 4% नहीं बल्कि 10% देंगे। ये जो, और इसी तरह से जो कैपिटल गेन टैक्स था जायदाद को बेचने पे, उसकी जो 4 साल की एग्जम्पशन थी उसको बढ़ा के 6 साल कर दिया गया, और इसकी परसेंटेज को भी बढ़ा दिया गया, और इस तरह से जो एग्जम्पशंस थी उनको कम किया गया। ये सब कुछ करने का अल्टीमेट मकसद ये था कि जो टोटल बजट है उसमें डायरेक्ट टैक्स का कंपोनेंट ज़्यादा हो जाए। ठीक है। अब हुआ ये कि ये जितने सब्जेक्ट मैटर हैं ये सब के सब चले गए लिटिगेशन में। सुपर टैक्स भी लिटिगेशन में चला गया, लाहौर में भी, और इसी तरह से कराची में सिंध हाई कोर्ट में। हसन साहब ने फरमाया 7E ये था, ये डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट था कि अगर आपके पास खाली प्लॉट्स या ऐसी जायदादें हैं जिनसे कोई आमदन हासिल नहीं हो रही और उस आमदन पे टैक्स नहीं अदा किया जा रहा, तो गवर्नमेंट फिर उसको डीम करेगी कि इस प्रॉपर्टी की जो इतनी डीम्ड इनकम होनी चाहिए, उसके रेट भी दिए गए, फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी दिया गया। और इस सब चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि डायरेक्ट टैक्स का कुशन बढ़ाया जाए। आम आदमी को ये टैक्स करना नहीं चाहते थे, चूँकि इन्होंने इलेक्शन में जाना था, तो इन्होंने फिर आसान तरीका ये देखा कि ये एक हम ब्रैकेट पकड़ते हैं और इसको टैक्स कर देते हैं। सैलरीज़ की ब्रैकेट को छेड़ा, उससे सैलरी इंडिविजुअल्स पे भी बोझ आया, लेकिन वो चूँकि तादाद में कम है
और वो अफेक्टेड सिर्फ 10-11 लाख लोग थे और जो बेनिफिशरी थी वो आपकी 20 करोड़ की आबादी थी। तो इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस इस तरह से तो नहीं लगाए, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस का मसला आ रहा था, हमारे बिजली के बिलों का मसला आ रहा था। ट्रेडर आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आपने 30,000 पे 3,000, 50,000 पे 5,000, 1 लाख पे 10,000 टैक्स ऑफर किया। फिक्स टैक्स रजीम में उन्होंने नहीं बात मानी, शटर डाउन की कॉल दे दी और इस तरह से गवर्नमेंट को बैकआउट करना पड़ा। प्रेजेंट सिचुएशन ये है जो आपने फरमाया कि इनका टारगेट पूरा नहीं हुआ। 7E सारी कोर्ट में चली गई, इसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को नहीं मिला। ट्रेडर स्कीम के ज़रिए कोई 40-42 बिलियंस की प्रोजेक्शन थी, वो वापस लेना पड़ा, नहीं मिला। CVT कोर्ट्स में चली गई, चूँकि लोगों ने कहा हमने एमनेस्टी स्कीम के तहत आपको अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हुए हैं, अब इस पर टैक्स क्यों दें। और इसी तरह से सुपर टैक्स भी कोर्ट में चला गया कि जनाब इसको आप रेट्रोस्पेक्टिवली क्यों कर रहे हैं, ये तजुर्बात इनकम के ऊपर। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो कवानीन बनाए गए, अब IMF के आगे जो फेस सेविंग बन रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो ये सारी लिटिगेशन अच्छा, है। ठीक है। इस ये जो चेयरमैन FBR कहते हैं कि हमारे 2,000 अरब के, हमारे 1,500 अरब के केसेस फंसे हुए हैं। सिर्फ एक सेकंड आपका और लूँगा, कोर्ट्स में फंसे हुए हैं। तो फिर ये जो शॉर्ट और ये जो गैप आता है ना, ये भी लिटिगेशन पे गवर्नमेंट डाल के उसको अपनी फेस सेविंग करती है कि अगर ये लिटिगेशन हमारी फेवर में आ जाती है तो हम इसको कर देते हैं, आपका रेवेन्यू और गैप पूरा कर देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि जो बात हसन ने भी हाईलाइट की, हमारे यहाँ 7E में भी एक बहुत बड़ा आर्गूमेंट ये है कि जनाब जो आपके पास 25-30 लाख लोग टैक्स पेयर हैं, आप उनकी आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, उनकी वेल्थ आपके पास है, उन्हीं से ही आप फॉर्म मांग रहे हैं। लेकिन असूल तो ये है कि जो कानून है ये रिटर्न नहीं है, ये एक एसेट के ऊपर टैक्स है। मान लिया। तो FBR को जाना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड पूरे लोगों के पीछे। मुझे बताइए कि FBR ने कोई असूल वाज़ा किया, कोई रूल्स निकाले कि जो DHA की प्रॉपर्टीज़ है जो टैक्स पेयर की नहीं है, प्राइवेट सोसाइटीज़ की प्रॉपर्टी हैं जो कि FBR के पास लोग रजिस्टर्ड नहीं है, उनसे ये टैक्स कैसे लिए? तो ये दिस इज ए डिस्क्रिमिनेशन। तो आप ये हमने मान लिया, DHA के मकान भी लिए 30 लाख तो वो ज़्यादा होंगे। अदालतें लेजिस्लेचर को रिस्पेक्ट देती हैं और अदालतें लेजिस्लेशन को सेव करती हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि लेजिस्लेचर को भी चाहिए कि जब आप कानून बना रहे हैं तो एक ही क्लास के अंदर आप लोगों के ऊपर डिफरेंट बर्डन डाल रहे हैं। वो जो टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर आप बर्डन डालते चले जा रहे हैं। मेरी नज़र में जो डिस्क्रिमिनेशन है जो कोर्ट के सामने भी रखी जा रही है वो ये भी है कि जो लोग टैक्स सिस्टम में हैं, जिन्होंने अपनी इनकम पे टैक्स दे के ये एसेट्स बनाए हैं, उन्हीं से आप टैक्स दोबारा और जिन्होंने इनकम नहीं बनाई, इनकम का टैक्स नहीं दिया और ये अनटैक्सड इनकम के एसेट्स बनाए हैं, वो आज भी इंजॉय कर रहे हैं फ्रीडम। चौधरी साहब, Tier 1 के जो केसेस हैं नॉन इंटीग्रेशन की वजह से जो 60% उनका इनपुट डिसअलाउ हो जाता है, कुछ ज़्यादा नहीं है? आप क्या समझते हैं कि यूपी साहब जो है इस पे मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं एक चीज़ आपके पहले सवाल में भी अर्ज़ कर दूँ, जो आपने कहा कि सेल्स टैक्स का टारगेट 46% जो है वो डिप आई है, उसी में आपसे 3 वजूहात शेयर कर दूँ आपके नाजरीन के लिए। एक तो जब आपने अपने डॉलर बचाने के लिए इंपोर्ट को स्क्वीज की है, जी जी, तो अल्टीमेटली फिर जो इंपोर्ट से रिलेटेड आपके टैक्सेस थे वो भी नीचे गए हैं। बिल्कुल। इसी तरह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थी, चूँकि हमारे यहाँ जो बिजली तेल से बनती है, बड़ी महंगी बिजली है और इसका सर्कुलर डेट का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। और पहले ही हमारे ऊपर जो है वो बिजली का यूनिट इस वक्त तकरीबन 50 रुपये के करीब तक पहुँच चुका है। तो गवर्नमेंट ने इस पर जो सेल्स टैक्स है उसको ज़ीरो किया हुआ है ताकि इसकी मज़ीद प्राइस ऊपर ना जाए। तो इस मद में जो सेल्स टैक्स की प्रोजेक्शन थी वो ज़ीरो होने की वजह से वो सेल टैक्स नहीं आया, इंपोर्ट का नहीं आया। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपकी इकनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे मैंने आपसे बताया कि आपके पास जब मार्केट में लिक्विड ही नहीं होगा, आपकी रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे, आपके पास इंडस्ट्री को चलाने बिजली नहीं होगी, तो आपकी फिर जब उतनी इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, आपकी इकनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, तो फिर आपको टैक्सेस नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर आप टैक्स लगा के मुल्क की इकॉनमी को नहीं चला सकते, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी पड़ती है, लोगों को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देना पड़ता है। बिजनेस ही चलेंगे तो टैक्सेस मिलेंगे। टैक्स की शरह आप भले 50% कर दें क्रॉस द बोर्ड, सही कह रहे हैं, फिर भी आप इन टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। इसमें एनालिसिस ये है और रिसर्च ये बताती है कि जिन ममालिक के अंदर टैक्सेस का बर्डन बिजनेसिस पे बढ़ाया जाता है वहाँ पे बिजनेसिस कम हो जाते हैं। जी। और ये सिर्फ टैक्स में जब बात करता हूँ तो अमाउंट की बात नहीं करता, कंप्लाइंसेस इतनी ज़्यादा हैं और इतने ज़्यादा ऑडिट्स हैं और इतनी ज़्यादा फील्ड फॉर्मेशन जो FBR की है उनकी इंटरवेंशन है बिजनेसिस के अंदर के लोग। और फिर ऑन टॉप ऑफ इट आपकी कंसिस्टेंसी कोई नहीं। आप देखिए कि आपकी
साहब का गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई मार्च में कि अगर आप नई इंडस्ट्री के लिए प्लॉट खरीदते हैं, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट कर लेते हैं, तो आपको हम टैक्स का सोर्स नहीं पूछेंगे और यहाँ आपको क्रेडिट देंगे, यहाँ आपको रिड्यूस रेट 5% लगेगा। आपने बजट में आके उसको विड्रॉ कर लिया। आप मुझे बताइए वो अदारे जिन्होंने प्लानिंग की थी, अगर उन्होंने कोई एलसी खोल दी हो अप्रैल में, मई में, और जून में उनकी मशीनरी आ गई हो और वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने खुद अरेंज की या किसी से बारो की कि हम इसको रिड्यूस 5% टैक्स रेट के ऊपर जो है वो डिक्लेयर करेंगे, आपने जून में आके उसको विद इमीडिएट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अब इनिशियो विड्रॉ कर लिया, वो बंदा तो मर गया। अब आप मुझे बताइए इस एनवायरनमेंट में आप पे कौन ट्रस्ट करेगा? यहाँ सर कंसिस्टेंसी कोई नहीं। लास्ट ईयर में 20 का बजट आया तो ये कहा गया जी कि आपके जो डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं उसमें जो आपकी डिडक्शन बनती है, आप पहले साल में 50% लें, जिस साल में एसेट डिस्पोज करें 50% लें, एक साल बाद पता नहीं क्या याद आया, नहीं ये गलत हो गया है। आप यूं ना करें, आप पुराने मॉडल के मुताबिक ठीक है, आप डेप्रिसिएशन को यूं ही लेते चले जाएं। मिनिमम में आगे कभी नॉर्मल में आगे फाइनल में आगे सिक्योरिटीज खरीदी, किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, तो जो टैक्सेशन है बाय कीपिंग इन माइंड इस साल की टैक्सेशन मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, बजट के वक्त रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया, नहीं अब जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके ऊपर 12.5% नहीं 15% होगा। भाई 2.5% तो मुझे मुनाफा नहीं आया तो मैं 2.5% आपको टैक्स ज़्यादा दे दूँ? मुझे इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर सर आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तो आपको एक टैक्सेशन ऐसी देनी पड़ेगी जो एक कंफर्टेबल टैक्सेशन हो, और वो उसी वक्त ही आ सकती है जब आप जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनको पूछें कि उनके क्या मसाइल हैं। ये जो माशाल्लाह हमारे ब्यूरोक्रेट्स मोस्ट रिस्पेक्टेबल आते हैं, ये इनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का नहीं पता होता, सही कह रहे हैं। और ना ये एक वो तो एफबीआर बना के देता है ना, जो सब एफबीआर बजट भी वही बनाता है, कानून भी वही बनाता है, सारा पेश वो करता है, प्रेजेंटेशन मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि टैक्सेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं। ये मुल्क टैक्सेस के बगैर नहीं चल सकता, और गवर्नमेंट को ये भी पता है कि हम एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते। एक्सपोर्ट्स आपकी जितनी बढ़नी थी बढ़ गई हैं, इसके बाद आपका कैपेसिटी इशू है। साहब टाइम कम है, आपने हम इनकम टैक्स उनको डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम फ्लॉप हुए, जितने भी नए टैक्स कवानीन लाए, जितने भी हम टैक्स लगाए, फिर एग्जाम्पशन ख़त्म की, उसमें भी तकरीबन हमें नाकामी हुई। अब एक सिस्टम बच जाता है POS यानी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, क्या इस पे एफबीआर बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकता है, इसमें ईमानदारी ला सकता है? POS सर देखें, ये CNIC की कंडीशन आपने ख़त्म कर दी जी, इसका मतलब आप पे प्रेशर है। POS आपने कितने लगा लिए होंगे? लाहौर जैसे सिटी के अंदर तकरीबन 3.5 मिलियन 35 लाख लोग कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। आउट ऑफ देम आपने 5,000 रुपये लगा दिए। 35 लाख में से 5,000 रुपये लगा के क्या रिजल्ट दे देंगे? रियल टाइम रिपोर्टिंग है, अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें यूँ नहीं होना चाहिए कि अगर आपने उसको इंटीग्रेट नहीं किया तो आप उसका 60% डिसअलाउंस कर दें। ये बहुत बड़ी अमाउंट है बिजनेस के अंदर, 60% डिसअलाउंस को ये अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें नाकामी है। 15% ठीक था। मैं जो है वो प्रपोज करूंगा, हमारी मालूमात के मुताबिक एक मिनी बजट अगले महीने में आ रहा है, 800 अरब रुपए का कहा जा रहा है। मिनी बजट अगले महीने में आ रहा है, उसमें इसे रैशनलाइज करें, 10% 15% तक की पेनल्टी रखें। अगर कोई POS नहीं लगाता तो उसका इनपुट डिस्काउंट करना शुरू कर दें। गैस का बहरान आ चुका है, वज़ीर आज़म साहब पहले ही बता चुके थे गैस बहरान आएगा, लेकिन SMG इंडस्ट्री चलती है गैस पे, तो फिर जब बिजनेस एक्टिविटी नहीं होंगी, अहदाफ ही पूरे नहीं होंगे, फिर आप मिनी बजट लाएंगे, वो किससे पूरा करेंगे? सर इस वक्त गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो है ना सर्वाइवल का मसला है, तो सर्वाइवल के लिए IMF फिर अमनेस्टी आनी चाहिए चलने के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे जैसे मुल्कों के अंदर लोगों को अपॉर्चुनिटी टाइम एंड अगेन देनी पड़ती है, और इस दफ़ा एक फिर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि जिन लोगों ने अपनी वेल्थ को, चूँकि पहले जो अपॉर्चुनिटीज़ आती थी उस वक्त इतनी ऑटोमेशन नहीं थी, और उस अपॉर्चुनिटी आने से पहले लोगों का डाटा भी शेयर कर देना चाहिए। उनके मोबाइल नंबर्स पे ईमेल्स जो नादरा के पास हैं, उन मोबाइल्स पे उनका डाटा भेज दें कि हमारी मालूमात के मुताबिक आपके पास ये सब कुछ है, आप इसको डिक्लेयर कर लें। तो आपकी ब्रॉडनिंग होनी चाहिए। आप कभी भी सर इसको वर्टिकल नहीं बढ़ा सकते, आपको हॉरिजेंटल करना पड़ेगा, BTB करनी पड़ेगी। आपको सर जाना पड़ेगा, अपना अफगानिस्तान कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत डॉलर वहाँ पे आपका फ़्लाइट हो रहा है, आपका जो कैपिटल फ़्लाइट मुल्क से बाहर हो रहा है उसका रीज़न देखना पड़ेगा, बिजनेसमैन को ईज़ देनी पड़ेगी, सिंपल टैक्सेशन करनी पड़ेगी, और आपको बिजनेसमैन को, स्टेक होल्डर को साथ, फार्मा के लिए आपने लेजिस्लेशन की, आपने तो टैक्सेस की बात की, फार्मा के लिए सिंप्लीफिकेशन की कि आप 1% टैक्स दे दें,
आपकी सप्लाई चेन के अंदर आपकी फाइनल डिस्चार्ज हो गया, इसके बाद कोई टैक्स नहीं, उसको हम रैशनलाइज नहीं कर सके। सारी फार्मा बेचारी कभी प्राइम मिनिस्टर के पास, कभी फाइनेंस मिनिस्टर के पास, कभी चैम्बर्स, कभी फेडरेशन, हर रोज़ कोई नया सर्कुलर निकलाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो हमारी लॉ है वो ऐसा अनफॉर्चुनेटली डिज़ाइन होता है कि वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। सही कह रहे हैं। या तो उसमें मुशावरत करके लेके आए ताकि जिन लोगों पे कानून लगना है उनको कम से कम ऑन बोर्ड कर लें और उनकी राय के मुताबिक लगा लें। फार्मा को फैसिलिटी दी, वो चीख रहे हैं, और जिन लोगों पे पाबंदियां लग रही हैं वो चीख रहे हैं। इन हालात के अंदर मुल्क को आगे ले जाने के लिए वे फॉरवर्ड यही है कि आप ब्रॉडनिंग पे काम करें। जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं इनको आप, जिस तरह हसन ने बताया कि कोई 38 के ऑडिट, इनकम टैक्स के ऑडिट, आपने इसी तरह से एक लॉ लेके आए कि 1 साल ऑडिट होगा तो 4 साल नहीं होगा। आपने बिजनेसमैन पे ट्रस्ट किया तो उस पर थोड़ा कायम रहे। अब इनकम टैक्स में छोड़ के उसको सेल्स टैक्स के स्टॉक्स देखने जा रहे हैं, उनके ऑडिट कर रहे हैं, उनकी विदहोल्डिंग के ऑडिट्स कर रहे हैं। लॉट ऑफ नहीं, कॉम्प्लाइसेस, सही कह तो रहे हैं। अनकंफर्टेबल सिचुएशन है।